हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए सेट नंबर 6 सन 2020 के अगले सवाल के लिए सवाल नंबर 5 के का को हल किया जाता है। इसमें पहला सवाल आपका है 5 का पहला सवाल है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। क्या लिखा है? 2 कोष्ठक के अंदर ax माइनस बी प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका है 2bx प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4a बराबर 0। तो इसके लिए आइए देखिए, समीकरण नंबर 1 को हम लिख लेते हैं ऐसा, 2ax माइनस 2by बराबर, इसको पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस ए माइनस 4b माइनस ए माइनस 4b, ये समीकरण नंबर आपका, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और ये समीकरण नंबर 3 इसको कर लीजिए, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 को देखिए, ये आपका हो जाएगा 2bx प्लस यहाँ 2by हो जाएगा 2ay बराबर माइनस बी प्लस 4a माइनस बी प्लस 4a। अब इसमें में से हमें x या y को बराबर करना है, x या y को बराबर करना है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। तो हम देख रहे हैं प्लस माइनस यहाँ है, हम समीकरण 3 को ये से और समीकरण 4 को b से गुणा कर देंगे। आप यहाँ भाषा में लिख सकते हैं कि समीकरण 3 को a से तथा समीकरण 4 को b से गुणा करने पर, तो यहाँ देखिए ये से गुणा कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 2aby बराबर माइनस a² माइनस 4ab, इसको b से गुणा कीजिए तो यह हो जाएगा 2b² प्लस 2aby बराबर माइनस b² माइनस b², और ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको माइनस पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये इसको b से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा? 4ab। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख देंगे, अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा y वाला, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे तो आपका ये कट जाएगा, और यहाँ देखिए 2 आप कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा a² प्लस b² इंटू एक्स, a² प्लस b² इंटू एक्स, और यह आपका हो जाएगा, इसमें में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा a² प्लस b² प्लस b², और यह आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस 4ab और प्लस 4ab है, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये x बराबर आपका आएगा माइनस a² प्लस b² अपान 2a² प्लस b²। अब a² b² ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आपका x बराबर आएगा -1/2। x की वैल्यू आपकी आ गई। अब x की वैल्यू आप समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। वैसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। अब यहाँ लिख लीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो 2a गुणे -1/2, x के स्थान पर हम -1/2 रख रहे हैं, माइनस 2by बराबर -a -4b, -a
4b, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस ये माइनस 2by बराबर माइनस ये माइनस 4b। पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 2by बराबर माइनस ये माइनस 4b और ये हो जाएगा प्लस ये। अब प्लस ये और माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा y बराबर माइनस 4b बटा माइनस 2b। अब b से b कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4, y बराबर आपका आ गया 2। इस प्रकार आपके आंसर हो गए x बराबर माइनस 1/2 और y बराबर 2। यही आपको समीकरण युग्मों को हल करके मान निकालना था। अब सवाल नंबर 5 खा कह रहा है, 5 खा में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है निम्न श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 513 दिया है। ये समांतर श्रेणी दी गई है। कैसी श्रेणी दी गई है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में कह रहा है कि पदों का योग 513 है। श्रेणी आपकी लिखी गई है 54, 51, 48 ... ये श्रेणी लिखी गई है और श्रेणी में कह रहा है कि इसका योग 513 है। कह रहा है 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। इसके 2 उत्तर आते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 54, d निकालने के लिए 51 माइनस 54, 51 में से 54 आप घटा देंगे तो -3 और ये क्या दिया गया है? योग दिया गया है। इसको हम SN कहते हैं, SN बराबर 513। अब यहाँ हम AP के मतलब समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब SN के स्थान पर आप 513 लिख देंगे। n निकालना है हमें, n/2 2 गुणे 54 प्लस n-1 इंटू d के स्थान पर -3। अब 2 से इसको गुणा कर दीजिए तो 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, n 54 दूना 108 -3n प्लस 3। अब यह हो जाएगा n 108 और 103 111 माइनस 3n 1026। अब यह हो जाएगा 111n माइनस 3n स्क्वायर 1026। पक्षांतर कर लीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 बराबर 0। अब यहाँ 3 से इसको भाग कर दीजिए, देखिए कट रहा है। 3 से काटेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 और 3 सते 21 37n प्लस 3 त्रिका 9 और 1 10 3 चौक 12 3 दूनी 6। ये कट गया। अब इसका गुणनखंड करना है। 342 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका है 37। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n। 19 और 8 27 होता है। 19 और 18 का गुणा करेंगे आपका 342 हो जाएगा प्लस 342 बराबर 0। अब यहाँ n कामन ले लीजिए तो n माइनस 18, यहाँ माइनस 19 कामन ले लीजिए तो n माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए आपका कह रहा है एक गुणनखंड आ गया n माइनस 18 और दूसरा गुणनखंड आपका आ गया n माइनस 19 बराबर 0। n माइनस 19 बराबर 0 तो n माइनस 18 बराबर 0 तो n बराबर आपका क्या हो गया
18, n बराबर क्या हो गया 18, n माइनस 19 बराबर 0, तो n बराबर आपका क्या हो गया 19। ये द्विघात समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है, इसीलिए इसकी 2 उत्तर आ रहे हैं। कितने उत्तर आ रहे हैं 2 उत्तर आ रहे हैं। अब यही आपके 2 उत्तर हो गए, n बराबर 18 और n बराबर 19। पदों की संख्या 18 या 19 दोनों हो सकती है। अब 18 पदों का योग भी वही होगा जो 19 पदों का योग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए प्लस माइनस है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, इसलिए 18 पदों का योग वही होगा जो 19 पदों का योग होगा। अब ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब की बार आपका सवाल है 5 गा। इसमें कह रहा है 5 गा में आपका कह रहा है, इसमें कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। ये ऐसे बना है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। कह रहा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। तो यहाँ वही है कि मान लिया अर्धगोले की त्रिज्या r है, अर्धगोले की त्रिज्या r है, माना अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r, तो आपके शंकु की त्रिज्या बराबर भी r होगी, क्योंकि समान आधार त्रिज्या है। एक समान आधार त्रिज्या का अर्धगोला है और उसी पर अध्यारोपित है, तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अब कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं कि 2 पाई r होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा 2 पाई r स्क्वायर और शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई r l, ये आपकी l है तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2r बराबर l। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ये शंकु की ऊंचाई है h, शंकु की त्रिज्या r और शंकु की ऊंचाई h में अनुपात ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, जिसको हम l बराबर तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2r बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर
अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4r² बराबर h² प्लस r²। इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा। अब ये r² इधर चला आएगा तो 4r² माइनस r² बराबर h²। अब ये हो जाएगा 3r² बराबर h²। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है शंकु की त्रिज्या। तो r² त्रिज्या को पहले लिखना है, r² बटा h² बराबर क्या हो जाएगा 1/3। 1/3। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो r बटा h बराबर 1/3 का वर्गमूल हो जाएगा। तो r अनुपात h बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। r अनुपात h बराबर 1/√3। यह आपका आंसर हो गया। यही निकालना था। शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना था। यह आपका आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया? आंसर। अब अगला सवाल आपका कह रहा है 5 घा। इसमें कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से यह आपका भवन है 60 मीटर ऊंचा। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, ये समझ लीजिए आपकी मीनार है। क्या है? मीनार। और ये आपका क्या है? भवन। क्या है? भवन है। कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका 60 मीटर है, 60 m। यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर ऊंचा भवन है। ये कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के से मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण कह रहा है। ये कितना है? अवनमन कोण कह रहा है तो ऐसे बनेगा फिगर। और फिगर बहुत ज़रूरी है, बिना फिगर के नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये आपका कह रहा है 30 अंश। तो ये आपका हो जाएगा 30 अंश। और ये 60 अंश कह रहा है, पाद के अवनमन कोण 60 अंश। और हम जानते हैं, हमने कई सवाल लगाया है, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो हमने माना कि ये भी आपका भवन है, ये भी आपका भवन है, और CD आपकी मीनार है। CD आपकी मीनार है। हम यहाँ लिख सकते हैं, और जब तक लिखेंगे नहीं आपको अधूरा नंबर मिलेगा। हम लिखेंगे माना A भी एक भवन है, माना A भी एक भवन है जो कि 60 मीटर है, और CD एक मीनार है। अब हम लिखेंगे भवन के बिंदु A से मीनार के शीर्ष CD और मीनार के पाद C के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। 30 अंश और 60 अंश हैं। ये हमें लिखना पड़ेगा। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। तो आप लोग यहाँ मान लीजिएगा मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। और इसको सुविधा के लिए हम x मान लेंगे। BC x हो जाएगा। तो जितना BC होगा उतना ही आपका DE हो जाएगा। तो DE बराबर भी x हो जाएगा। और ये आपका AE कितना हो जाएगा? ये E बराबर हो जाएगा ये भी माइनस BE। ये भी माइनस BE। और ये भी आपका 60 मीटर है, तो 60 माइनस h मीटर। ये आपका हो जाएगा। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, जो हमने बोल दिया है उसको भी लिखना है भाई। यहाँ लिख लेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर होता है लंब। तो लंब आपका है AB और आधार है आपका BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर
ए बी 60 है आपका, 60/x, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर आपका हो जाएगा 60/√3, x बराबर 60/√3। कैंची गुणा करेंगे, x को उठाकर यहाँ कर दीजिए और √3 को उठाकर यहाँ कर दीजिए। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में tan 30 बराबर लंब आपका है AE, आधार आपका है DE। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AE हमें यहाँ निकाला है 60 - h और D की वैल्यू x, कैंची गुणा कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा √3 60 - h। तो x बराबर, x की वैल्यू आप समीकरण 1 से लिखेंगे 60/√3 बराबर 60√3 माइनस √3h। अब यहाँ से देखिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, √3h बराबर 60√3 माइनस 60/√3। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 60√3 और √3 का गुणा हो जाएगा 60 × 3 = 180, 180 - 60/√3। ये हो जाएगा √3h बराबर, तो यह हो जाएगा 120/√3, 120/√3। तो h बराबर 120/√3 गुणे √3, तो यह हो जाएगा 120/3, 3 से काट दीजिए तो h बराबर आपका आ गया 40, h बराबर आ गया 40 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल नंबर 6 का कह रहा है निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। तो ये नए प्रकार का सवाल है। इसमें देखिए प्राप्तांक आपका दिया हुआ है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, इस प्रकार से दिया हुआ है। से कम वाला आपकी बार दिया गया है। तो यहाँ देखिए 5 से कम लिखा है तो हम 0 से 5 लिख सकते हैं, 10 से कम लिखा है तो 5 से 10, 15 से कम लिखा है तो 10 15, 20 से कम तो 15 से 20, इसी प्रकार हम लिखेंगे। तो यह हमने लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। और यहाँ देखिए 0 से 5 मध्यमान निकालना है, वही पुराना तरीका। मध्यमान निकालने के लिए 0 और 5 को जोड़कर उसका आधा कर देंगे 2.5, और 5 का अंतर है तो हम बढ़ते चले जाएंगे 2.5, 7.5, 12.5, इस प्रकार। अब यहाँ देखिए और एक बात है, यहाँ लिखा है छात्रों की संख्या। अब यहाँ 5 से कम में 3 छात्र लिखा है और 10 से कम में आपका लिखा हुआ है 10 छात्र, और 15 से कम में लिखा है 25 छात्र। तो यहाँ हम बारंबारता निकालेंगे। ये भी विशेष ध्यान देने वाली बात है। यहाँ बारंबारता निकालने के लिए जैसे आपका सवाल ये है, इस सवाल में ये लिखा हुआ है 3 10, तो 10 3 का तो हम 3 लिख देंगे। अब 10 में से हम 3 घटाएंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 25 में से 10 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15, और 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। अब 65 में से 49 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16, और 73 में से 65 घटाएंगे, 73 में से 65 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, और 78 में से 73 घटाएंगे तो 5, और 80 में से 78 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। यह आपकी हो जाएगी बारंबारता। ये क्या हो जाएगी? बारंबारता। तो इतना सब कुछ मिल गया। तो बाकी वही पुराना नियम है। यहाँ हम a मानेंगे, a 17.5 को हमने मान लिया है, तो d बराबर x माइनस a। अब 2.5 माइनस 17.5 बराबर आपका हो गया 15।
7.5 माइनस 17.5 माइनस 10 हो गया। 12.5 माइनस 17.5 माइनस 5 हो गया। उसके बाद 17.5 में से 17.5 घटाएंगे 0। फिर वही टर्न कर दीजिए ऊपर वाला 5, 10, 15 और एक बच रहा है, तो 37.5 में से जब हम 17.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। अभी आपका डी आ गया, तो आप एफ डी कर दीजिए। 15 3 45, 7 10 70, 15 5 75। इसका टोटल कर दीजिए 5 5 10, 7 7 14, 4 18 1 19, 24 0 0, 16 5 80 और 8 10 80 और 15 5 75, 20 दूना 40। इसका टोटल कर दीजिए 275 आ गया। अब सिग्मा एफ डी निकाल लीजिए। 275 में से 190 घटा दीजिए तो आपका आ गया 85 और यह सिग्मा एफ आपका हो गया 80। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है वही ये प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये हमने माना है 17.5। आपका हो जाएगा सिग्मा एफ डी 85 बटा 80। 8 से काट दीजिए, 8 दामा 80, 8 दामा 80, 8 दामा 80 और फिर 5 बचा तो 8 छक 48, 2 50, 8 91, 8 बस रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। 17.5 और जब 10 से भाग देंगे तो 1.06 हो जाएगा। अब यह आपका आ गया 17 और 1 18, 18.56। यह आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल आपका है 7 खा। इसमें आपको प्रूफ करना है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। प्रूफ दैट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए आप लोग देखिए LHS में हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें हम हर का परमेयकरण कर देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा है, तो आप 1 माइनस साइन थीटा से इसको गुणा कर दीजिए। किससे? 1 माइनस साइन थीटा से। तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा नीचे लिखेंगे। चलिए बगल में हम ये लिख दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये आपका लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कास स्क्वायर थीटा। और यहाँ ऊपर वैसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा कास थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा का होल स्क्वायर। और 1 अपान कास थीटा मीन्स कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कास थीटा इक्वल होता है टैन थीटा, इसका होल स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, यह RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगला सवाल है 7 गा। इसमें आप देखिए कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु T से वृत्त पर 2 स्पर्शी रेखाएं। यहाँ देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, ओ केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ से 2 स्पर्शी खींची गई हैं। क्या खींची गई हैं? 2 स्पर्शी। और ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु T से 2 स्पर्शी खींची गई हैं, TP और TQ। तो आपको प्रूव करना है कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। PTQ
बराबर दो कोण ओ पी क्यू, ये वाला कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू, ये केंद्र और जीवा के बीच जो बना कोण है उसका दूना सिद्ध करना है। बाह्य बिंदु से जो कोण बना है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बना है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज टी पी क्यू में, त्रिभुज टी पी क्यू में, त्रिभुज टी पी क्यू में देखिए टी पी क्यू में हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि टी पी बराबर टी क्यू, टी पी बराबर टी क्यू, टी पी बराबर टी क्यू। और एक प्रमेय हम ये भी जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण। तो टी पी क्यू के सामने ये कोना और टी क्यू के सामने ये कोना, ये दोनों कोने आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण एक बराबर कोण दो। ये समीकरण एक मान लीजिए इसको, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। तो त्रिभुज पी टी क्यू में, त्रिभुज पी टी क्यू में आप देखिए कोण एक धन कोण दो, कोण एक धन कोण दो धन कोण पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। क्या हो जाएगा? 180 अंश। और हम जानते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो है, तो कोण दो के स्थान पर हम कोण एक लिख लेंगे। तो कोण एक धन कोण एक धन कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश। क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो यह हो जाएगा दो कोण एक बराबर 180 माइनस कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और एक प्रमेय और है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90। तो यह हो जाएगा आपका कोण टी पी, कोण टी पी ओ बराबर 90 अंश, कोण टी पी ओ बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो टी पी ओ बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा कि कोण दो टी पी ओ 90 अंश हो जाएगा। तो टी पी ओ में कौन कौन से कोण है? दो कोण हैं, एक कोण 2 है प्लस कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 90, बराबर क्या हो जाएगा? 90। अब यहाँ से कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण ओ पी क्यू, कोण 2 बराबर 90 माइनस कोण ओ पी क्यू हमें सिद्ध करना है। बशर्ते यहाँ कोण 2 आ गया, यहाँ कोण 1 है। तो यहाँ एक लाइन और लिख लीजिए, दो कोण 1, यहाँ लिख सकते हैं दो कोण 2, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो यह हो जाएगा 180 और यह समीकरण यहाँ से हटा दीजिए। 180 माइनस कोण पी टी क्यू। अब कोण 2 की वैल्यू यहाँ से ये समीकरण 3 मान लीजिए आप, इसको समीकरण 2 मानिए। क्या मानिए? क्योंकि एक ही समीकरण माना है। अब समीकरण 2 की वैल्यू यहाँ से उठा लेकर यहाँ लाइए, रख दीजिए। तो यहाँ देखिए दो कोण 2 है, दो कोण 2, तो 2 से इसको गुणा कीजिए। तो हो जाएगा 180 माइनस दो कोण ओ पी क्यू बराबर 180 माइनस
कोण पी टी क्यू, 180 से 180 कट गया आपका, ये -2 कोण ओ पी क्यू बराबर हो गया माइनस कोण पी टी क्यू, माइनस से माइनस काट दीजिए, यह आपका सिद्ध हो गया कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। यही प्रूव्ड करना था हमें, यह आपका प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखिए, 6 कह रहा है एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। हम यहाँ लिखेंगे धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r लिख दीजिए, धातु के गोले की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या, अब हम यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए। शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त होंगे। तो यहाँ कुल कितने शंकु प्राप्त करना है, तो हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए, या तो आप आयतन निकाल लीजिए, अलग अलग की गोले का आयतन निकाल लीजिए, फिर शंकु का आयतन निकाल लीजिए। गोले में से शंकु बनाया गया है, तो गोले के आयतन को शंकु के आयतन से हम भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे शंकु की संख्या, या शंकुओं की संख्या लिख दीजिए, शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। अब यहाँ देखिए, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, और यह हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 4 गुणे r1 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 क्यूब है, इसलिए हम 3 बार लिख रहे हैं। r2 आपका 3.5 गुणे 3.5 गुणे h 3 है। अब यह हो गया 35 तिहैया 105 होता है। फिर ये देखिए 35 तिहैया 105, 1 3 से 1 3 काट दीजिए। अब 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 के 0, 12 पंचे 60 के 60 लिख दीजिए, क्योंकि 0 है, 12 कन्ने 12, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ये आंसर आ गया आपका 126 शंकु बनेंगे। कितने शंकु बनेंगे? 126। अब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7 का इसमें कह रहा है कि x⁴ माइनस 3√2 x³ प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस 4 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, जबकि इसके दो शून्यांक √2 और 2√2 दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवाल हमने लगवाया है अगले सेटों में, वहाँ जाकर देखिए। तो इसके शून्यांक हैं, एक √2 है तो x माइनस √2 हो जाएगा, और दूसरा शून्यांक है x माइनस 2√2। इसके शून्यांक √2 और 2√2 थे, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x माइनस √2 और x माइनस 2√2।
अब यहाँ देखिए इसको गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस √2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूना 4। अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 4। यह आपका गुणनखंड हो गया। इस गुणनखंड से इस व्यंजक को भाग दे दीजिए जिसके शून्यांक हमें निकालने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 को भाग करना है एक्स पावर 4 माइनस 3√2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 4, इसको भाग करना है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 घात है, यहाँ 4 घात है, तो 4 घात में से 2 घात घटा दीजिए, 2 घात आएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो एक्स पावर 4, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 3√2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। भाग में चिन्ह चेंज हो जाता है तो बदल दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ चिन्ह लगेगा माइनस। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कर दीजिए माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x और माइनस 4, सबका चिन्ह बदल दीजिए, ये आपके सभी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके गुणनखंड क्या आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसी को 2 भागों में बांट दीजिए तो यह हो जाएगा एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा -1। यहाँ से देखिए एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा 1। इस प्रकार कह रहा है सभी गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड तो आपके ऑलरेडी दिए गए थे, कौन कौन, एक √2 और एक 2√2, और तीसरा गुणनखंड हमने निकाला -1 और चौथा निकाला 1। यही आपके आंसर हो गया। आंसर तो पहले हमने लिख दिया है, बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका अथवा का सवाल है, कहता है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वो 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल और नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल और नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और मानेंगे धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल नाव की चाल आपकी हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल जाएगी नाव, तो अनुकूल मीन्स धारा की चाल प्लस नाव की चाल जुड़ जाएगी। नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, और जब धारा के प्रतिकूल नाव जाएगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। जब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव जाएगी तो ये घट जाएगी और जुड़ जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब हम लिखेंगे और
समय बराबर, बीच में सूत्र लिख दीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए कह रहा है कि अब यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल दूरी कितनी है, 44 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कह रहा है 10 घंटे में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दोनों दूरियां चलती है 10 घंटे में। तो धारा के प्रतिकूल अनुकूल हो गया। अब धारा के प्रतिकूल ये 30 किलोमीटर गई है और प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है। ये दोनों कितने आ गए, 10 घंटे। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार देखिए 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल वाला पहले हम नहीं लिखेंगे, पहले अनुकूल वाला लिखेंगे। तो अनुकूल वाला कितना है, 55 किलोमीटर। तो ये 55 हो जाएगा बटा अनुकूल चाल x प्लस वाई है, प्लस प्रतिकूल कह रहा है 40 किलोमीटर, प्रतिकूल चाल कितना है x माइनस वाई, बराबर कितने घंटे हैं, 13 घंटे। यह आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। बस इसी को सरल कर लीजिए, और ये सरल करना बहुत आसान है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। तो और आसान हो जाएगा। ये समीकरण नंबर थर्ड मान लीजिए ये आपका है। अब हम यहाँ लिखेंगे 44 ये, क्योंकि 1/x प्लस ये के स्थान पर ये मान लिया, और ये हो गया 30 ये बराबर हो गया 10, और यह हो जाएगा 55 ये प्लस 40 ये बराबर हो जाएगा 13। अब इसको सरल कर लीजिए। तो इसको सरल करने के लिए इसको हम 3 हो गया, अब ये 4 हो गया, और ये 5 समीकरण हो गया। इसको हम 3 से और इसको 4 से गुणा कर रहे हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो इसको गलत हो गया भाई, इसको 4 से, इसको 4 से और इसको 3 से। तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17 इतना, ये प्लस 40 3 या 120, ये भी गलत हो गया। इसको b लिखना है, इसको क्या लिखना है, b लिखना है, क्योंकि ये दोनों हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा 40, और ये 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 116, ये प्लस 3 चौक 12 120 भी बराबर 13 3 39। अब इसको हम लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर, चिन्ह बदल दिया हमने, ये कट गया आपका। ये कितना हो गया 176, ये हो गया 11, क्या हो गया 6 में से 5 घटाएंगे 1 1 11, ये बराबर क्या हो गया 1 आएगा। 40 में से 39 घटाएंगे तो a बराबर 1/11। अब यहीं पर रख लीजिए a का मान समीकरण थर्ड में, a का मान समीकरण थर्ड में। तो a का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो 1/x प्लस वाई बराबर क्या है a के स्थान पर 1/11। इसको पलट दीजिए तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 11। ये समीकरण आपका हो गया 6। समीकरण 5 तक बना था, यहाँ 6। अब a का मान आप इस समीकरण 4 में रखेंगे। a का मान समीकरण 4 में, a का मान समीकरण 4 में। तो a का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 ये प्लस 30b
बराबर 10 हैं, 4 से काटेंगे तो केवल 4 आएगा भाई, 11 चौक 44। अब यह हो जाएगा 30b बराबर 10 में से 4 घटा दें 6, तो b बराबर आ जाएगा 6/30 1/5, थोड़ा सा हट कर रहे हैं, 1/5। अब b का मान समीकरण 4 में, समीकरण थर्ड में, अब b का मान जब समीकरण थर्ड में रखेंगे तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/5, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 7। अब 6 और 7 को सरल करेंगे तो आपका 6 लिखा है x प्लस वाई बराबर 11 और 7 लिखा है x माइनस वाई बराबर 5। अब इन दोनों को सरल करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर 16, 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, x बराबर 8। अब x का मान आप समीकरण 6 में रख देंगे, x का मान समीकरण 6 में, समीकरण 6 नहीं 7 है, हाँ 6 है, 6 में, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 में से 8 घटाएंगे 3, अतः नाव की चाल कितनी हो गई, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आंसर हो गया। देखिए आपका अगला सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC, BD बराबर 1/3 BC। तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो हमने बनाया है कि समबाहु त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हम जानते हैं ये सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक भुजा को क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है, a, और कह रहा है कि BD बराबर उपपत्ति, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB², तो प्रूव दैट कह रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए BD बराबर 1/3 BC, ये दिया गया है BD बराबर 1/3 BC। तो हम लिखेंगे माना AB बराबर ये, जब AB को हमने ये मान लिया तो BC भी आपका क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, BC बराबर A। तो BD कितनी हो जाएगी, BD बराबर A/3, क्योंकि BC भी ये हो जाएगी A/3। और AM बिंदु A से हमने BC पर लंब डाल दिया है, AM क्या डाल दिया, लंब। तो AM आपका हो जाता है, ये परमेय है, AM बराबर हो जाएगा √3/2A, √3/2A। और BM जब लंब डालेंगे शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से तो ये दो भागों में बंट जाता है, तो BM बराबर हो जाएगा आपका BC/2। तो BC हमने माना है A, तो आपका क्या हो जाएगा A/2। अब हमें निकालना है, मान लीजिए DM निकालना है, तो DM बराबर क्या हो जाएगा, DM बराबर हो जाएगा BM माइनस BD। तो BM कितना है, BM है A/2 और BD कितना है, A/3। अब इसका LCM लेंगे, 6 हो जाएगा, 3A माइनस 2A बराबर A/6। DM आपका आ गया A/6। अब समकोण त्रिभुज AMD में, समकोण त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय से AD²
ए डी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। तो एम कितना है, एम बराबर है √3/2a का होल स्क्वायर माइनस प्लस a/6 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बटा 4 प्लस ये स्क्वायर बटा 36। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 36 होगा। 4 9 36 9 3 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 28 ए स्क्वायर बटा 36 ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर। अब इसको काट दीजिए, 4 सते 28 4 9 36। अब यह हो गया ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर बटा 9 7 ए स्क्वायर बटा 9। अब यहाँ से देखिए कैंची गुणा कर दीजिए तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर। 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर। तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए भुजा हमने माना है ए बी को, तो ये क्या हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर। 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको चैनल पसंद आए, सवाल समझ में आए, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस यहीं से सवाल का एंड होता है। अब ये सेट नंबर 6 आपका ख़त्म हो गया। और फिर एक बार हम कहना चाह रहे हैं, यदि आप लोगों के सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए। थैंक यू, धन्यवाद।